हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मीनूज एजुएच। और ये हमारी है ऑडिटिंग की बेस्ट 200 एमसीक्यू सीरीज। इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोस में कवर होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडिटर? ऑडिटर का फंक्शन क्या है? देखो, सबसे पहले एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ऑब्वियसली ये फंक्शन है टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के बाद वो क्या करता है, जो भी एरर्स होती हैं या फ्रॉड्स होते हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं और वो प्रिवेंट भी हो जाते हैं, आगे नहीं होते हैं। तो टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स भी है और टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स भी है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 2, अकाउंटेंसी बिगिंस विद। इसके लिए एक चीज करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या आता है हमारा? बुक कीपिंग। उसके बाद बुक कीपिंग जहां खत्म होती है देन कम अकाउंटेंसी। उसके बाद क्या आता है हमारा? ऑडिटिंग। और उसके बाद क्या आता है हमारा? इन्वेस्टिगेशन। तो अब स्टार्ट करें। अगर जहां बुक कीपिंग खत्म होगी वहां क्या शुरू होगा? अकाउंटेंसी। जहां अकाउंटेंसी खत्म होगी वहां क्या शुरू होगा? ऑडिटिंग। और जहां ऑडिटिंग खत्म होगी वहां क्या शुरू होगा? इन्वेस्टिगेशन। सो अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। फॉर ONGC ऑडिटिंग इज नेसेसिटी, लग्जरी, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज या कोई भी नहीं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, ऑडिटिंग क्या है? जहां बिजनेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं और काम बहुत ज़्यादा होता है, अकाउंट्स मेंटेन करने ज़रूरी होते हैं। यानी कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट हुआ क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी किसी और की लगी होती है तो उसका ध्यान रखा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुई। तो यहाँ ऑडिटिंग क्या होता है? हमारी एक नेसेसिटी है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी हम ऑडिट करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है? हमारी लग्जरी हो जाती है। जैसे सोल ट्रेडर हुआ, पार्टनरशिप फर्म हुई या कोई छोटा मोटा बिजनेस हुआ, तो वो अगर ऑडिटिंग कराते हैं तो वो ऑडिटिंग क्या हो जाती है? हमारी एक तरह से लग्जरी हो जाती है। बट ONGC क्या है? इट इज अ पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन, तो इसके लिए ऑडिटिंग क्या होगा? नेसेसिटी होगा। क्लियर? तो यहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कंपनीज, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो इंस्टीट्यूशन जिनके लिए स्पेशल ऑडिट गवर्नमेंट ऑर्डर करती है वहीं हमारा ऑडिट करा जाएगा। और वो नेसेसिटी भी है, कराने के लिए तो करा सकते हैं बट उनके लिए एक ज़रूरी है। और बाकी जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जहाँ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जहाँ वो खुद ही अपने बिजनेस को मैनेज कर लेते हैं, फ्रॉड की या एरर्स की गुंजाइश नहीं होती है, तो वहाँ क्या हो सकता है? इसको हम एक तरह से लग्जरी मानते हैं। नो, फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज। हर बिजनेस के लिए फॉर एवरी, ना क्वेश्चन इज एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी क्या है? दिस इज द नेसेसिटी। क्योंकि अकाउंट हर किसी को बनाने होते हैं, चाहे वो छोटा कंसर्न है चाहे वो बड़ा कंसर्न है। तो अकाउंट्स बनाना, क्योंकि रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है सभी के लिए, तो अकाउंटिंग है नेसेसिटी सभी के लिए। वाइल ऑडिटिंग जो छोटे फर्म होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, इनके लिए ज़रूरी नहीं है, लग्जरी है। और जो बिग कंसर्न होते हैं उनके लिए ये नेसेसिटी है। वेयर इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, फिर वही क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट था। इन्वेस्टिगेशन कब बिगिन होता है? जहां ऑडिटिंग खत्म होती है। तो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। एक लाइन है, इसे याद कर लीजिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी नाइसली। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज। अब हमसे पूछा गया स्पेशल, मीन्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स, या सभी। देखो, वहां पिछले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ऑडिटर का फंक्शंस पूछे हुए थे, तो फंक्शंस में सारे आ गए। बट प्राइमरी या प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट अगर हम ऑडिटिंग का देखें तो इट इज टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। क्योंकि ऑडिटर एक ब्लड हाउंड नहीं होता है कि वो ढूंढ ढूंढ के निकाले, शंका करे और ढूंढ ढूंढ के फ्रॉड निकाले। उसको रिलाई करना पड़ता है, उसको जो अकाउंट, हिस्टोरिकल अकाउंट दिए हुए हैं बस उनको चेक करना पड़ता है कि दे आर ट्रू एंड फेयर, कंप्लीट हैं, ट्रूथफुल हैं, और जो भी लॉज हैं उनसे कंप्लायंस देते हैं, मीन्स लॉज के अकॉर्डिंग वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज इन विच ईयर ऑडिटिंग ऑफ कंपनीज इंडिया वाज मेड कंपल्सरी? इट वाज मेड कंपल्सरी 1914। देखो, कंपनीज एक्ट जो आया था
वो कब आया था? 1930 में, और 1 अप्रैल 1914 में ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो यहीं से क्या हो गया था? कंपलसरी हो गया था हमारा कंपनीज का ऑडिटिंग। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ द अकाउंटिंग। यहाँ से भी हमारे हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे 1857 में द फर्स्ट एवर कंपनीज एक्ट इन इंडिया वाज लेजिस्लेटेड। तो ये कब था? हमारा प्री इंडिपेंडेंस था 1857 में। सबसे पहला जो कंपनी एक्ट बना था वो यही बना था। देन 1866 में लॉ रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट इंट्रोड्यूस। कंपनी एक्ट 57 में और 66 में जो हमारे ऑडिट अकाउंट्स थे उनको मेंटेन कैसे करना है, ऑडिट कराना है उनका कैसे कराना है, क्वालिफिकेशन, फॉर्मल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ऑडिटर की, वो सब डिफाइन किया गया था। देन 1913 में न्यू कंपनी एक्ट वाज एनेक्टेड। ये भी प्री इंडिपेंडेंस थी और एक नई एक्ट बनाई गई, कंपनी एक्ट। और 1914 में जब ये लागू हुई तब से इंडिया में ये मैंडेट कंपलसरी हो गया। 1918 में गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग वाज लॉन्च्ड इन मुंबई। ये था हमारा GDA, ये लॉन्च किया गया। ये एक तरह से आर्टिकलशिप थी जिसमें 3 साल की आर्टिकलशिप थी। अप्रूव्ड अकाउंटेंट passing the qualifying examination and the candidate would become eligible for grant of an unrestricted certificate. Now 1920 में जो restricted certificate थे वो discontinue कर दिए गए। 1930 में register of the accountant to be maintained by the government of India to exercise control over the members in the practice, और इनको कहा गया registered accountant। तो registered accountant कब थे? 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मेंटेन करना होता था और उसमें उनके नाम होते थे जो भी हमारे अकाउंटेंट्स हैं। नाउ 1932 में फर्स्ट अकाउंटेंसी बोर्ड वाज फॉर्म्ड। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है हमारा, फर्स्ट अकाउंटेंसी बोर्ड फॉर्म हुआ था 1932 में। नेक्स्ट 1933 में फर्स्ट एग्जामिनेशन हेल्ड बाय इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड। ये जो बोर्ड गठित हुआ था उसने एग्जाम कराया। 1935 में फर्स्ट फाइनल एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ जिसमें जो हमारे GDA थे वो हमारे एग्जाम्प्ट हो गए क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशंस थी। अब 1943 में GDA भी अबॉलिश हो गया। नाउ 1948 में एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म टू एग्जामिन द स्कीम्स ऑफ एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस अब ये देखा गया कि हमें एक जो अकाउंटेंट्स के लिए एक एसोसिएशन बनाना हो जिसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिले, मीन्स वो कुछ फंक्शन जैसे सिलेबस हुआ या कुछ एग्जाम कंडक्ट कराने हुए, सर्टिफिकेशन हुआ, वो अपने बिहाफ पे दे सके। एंड इन 1949 द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 पास हो गई हमारी। द टर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट केम टू बी यूज इन प्लेस ऑफ इंडियन रजिस्टर्ड अकाउंटेंट। पहले क्या बोलते थे इनको? इंडियन रजिस्टर्ड अकाउंटेंट बोलते थे, RS, और अब ये टर्म्स हो गई हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट। द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई and the Institute of Chartered Accountant of India was born on 1 July 1949। जो हमारा ICAI है वो कब हमारा आया लाइफ में? दैट वाज 1 जुलाई 1949। नाउ ICAI being the प्राइमर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। अब ये क्या था? ये इंस्टीट्यूट था हमारा, स्टैंडर्ड सेट करता था। तो इसने क्या किया? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप किया अप्रैल 21, 1977 में। क्लियर? नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुआ? अभी हमने पढ़ा है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 जुलाई 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम वाज गिवन बाय, किसने दिया था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, यूकास पेशोली ने दिया था ये। अच्छा, ये उस टाइम वेनिस में, इटली में जो सिस्टम था, ये हम कहते हैं ना इनको फादर ऑफ डबल एंट्री भी कहते हैं इनको, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, लेकिन इन्होंने ना इसको इवॉल्व नहीं किया था, मीन्स इन्होंने बनाया नहीं था इसको। एक्चुअली उस टाइम पे जो भी प्रिवेलिंग मेथड थे अकाउंटिंग के, उन्होंने उसको बुक में कंपाइल कर दिया। तो ये पहली बार था कि जो मेथड्स था वहाँ मर्चेंट यूज़ करते थे, उसको पहली बार इन्होंने बुक में कंपाइल किया। तो उसको इन्होंने क्या कह दिया, क्योंकि इससे पहले वो लिटरेचर था ही नहीं ऐसा जिसको पढ़ा जा सके इस तरह से डबल अकाउंटिंग पे, तो इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहने लगे।
In 1944, Institute of Cost and Work Accountant was established as 1944 में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट एस्टेब्लिश हुआ और ये फर्स्ट टाइम जब एस्टेब्लिश हुआ तो ये हुआ था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, एज ए कंपनी की फॉर्म में हुआ। क्लियर? नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज, ये क्या है? अभी हम थोड़ी सी ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनॉमी क्या होती है? ऑटोनोमस क्या होता है? वो इंस्टीट्यूट्स जो किसी स्टेट्यूट के अंदर बने हुए हों, किसी लॉ के अंदर बने हुए, बट उनके पास ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है कि वे अपने कुछ जो अफेयर्स हैं उनको मेंटेन कर सके ऑन देयर ओन, जैसे एग्जाम कंडक्ट कराना, फी स्ट्रक्चर हुआ, सिलेबस रिवीजन हुआ, सर्टिफिकेशन हुआ, तो इस तरह के जो काम थे वो अपने आप कर सकते थे। नाउ ऑडिट इज कंपलसरी फॉर, ऑडिट किसके लिए कंपलसरी है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रस्ट के लिए कंपलसरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी कंपलसरी है, कंपनीज के लिए भी कंपलसरी है। दैट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सबके लिए कंपलसरी है। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज, अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है? देखो भाई सीधा सीधा देख लो, कंफ्यूज करने के लिए खामोखा क्वेश्चन दे दें। क्या है? कंपनीज है, तो कंपनी मतलब इंश्योरेंस कंपनी आ गया ना। कंपनी, कंपनी के लिए तो कंपलसरी है, तो चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स ऑडिटिंग इज कंपलसरी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल लिखा है हमने, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तीन तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, मेन ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के, इसमें से भी हमारे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। टू वेरीफाई, सॉरी ऑडिटिंग, टू वेरीफाई द करेक्टनेस यानी कि ट्रूथफुलनेस, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कितने सही बने हैं। टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस, क्या अकाउंट्स पूरे बने हैं, कंप्लीट है, कुछ कोई अकाउंट छूटे तो नहीं। टू वेरीफाई द कंफर्मिटी विद द लॉ, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं ऑडिटिंग के तो फर्स्ट वेरीफाई द करेक्टनेस, सेकंड वेरीफाई द कंप्लीटनेस, पूरे हैं, और थर्ड लॉ के साथ कंफाइन करते हैं, मतलब जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, हमने किसी स्टैंडर्ड को बाईपास नहीं किया है। अब आते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये भी है, ऐसा तो नहीं है कि वो देख रहा है कि गलतियां हैं उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, जहां गलतियां मिल जाती हैं वहां और भी ज्यादा गुंजाइश हो जाती है कि और भी गलतियां होंगी, तो उसको ढूंढा जाता है कि कहीं गलतियां तो नहीं है। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारी? डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, द थ्री आर द सब्सिडी ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है? तो टू गिव एडवाइस टू द एम्प्लॉयज, मॉरल सपोर्ट टू द एम्प्लॉय टू फुलफिल स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस। ऑडिटर क्या बताता है? जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी दे देता है, एडवाइस भी दे देता है, उनको सपोर्ट भी करता है, मॉरली सपोर्ट भी करता है कि वो ईमानदार रहें, लॉयल रहें, फ्रॉड और जो एरर्स हैं उनसे बचें, केयरफुल रहें ताकि फ्रॉड ना हो, और टू फुलफिल स्टैट्यूटरी गाइडलाइन, जो भी स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करवाना भी एक तरह से ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म के लिए। अब आती है हमारी कुछ एरर्स। देखो यहाँ से भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एरर से। तो हमारी जर्नली मेन वैसे हमारी चार ही तरह की होती है। क्लरिकल एरर बहुत सारी इसमें, जैसे ओमिशन हो गया तो वो क्या होगी? क्लरिकल एरर ही हुई। कमीशन की एरर है तो एक तरह से जब काम करते वक्त जो एरर हो रही है वो सारी क्लरिकल एरर तो होती है। तो स्पेसिफिक अगर हम देखें तो एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द कंपनसेटरी एरर्स, और इनको हम अदर एरर्स में क्लरिकल एरर ले सकते हैं। ओमिशन मतलब छूट जाना, एंट्री पूरी ही तरह से छूट गई, हमने रेंट पे कर दिया और रेंट पे कर दिया, उसकी कहीं भी एंट्री करी ही नहीं, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन हो गया। अब आती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मतलब कहीं ना कहीं आधी अधूरी एंट्री हो गई है, जैसे इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग हो गई है ना। एरर ऑफ कमीशन में हमारी क्या आ गई? इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग हो गई ट्रांजैक्शन की, होली या पार्शियली, या फिर इनकरेक्ट पोस्टिंग ऑफ लेजर, तो इनकरेक्ट पोस्टिंग हो गई ऑफ लेजर, लेजर में हमने गलत पोस्ट कर दिया। या एरर ऑफ टोटलिंग है ना, एरर ऑफ टोटलिंग, टोटलिंग गलत कर दी, बैलेंसिंग गलत कर दी हमने, ठीक है। तो यहाँ से भी ये क्या आ गया? हमारी कमीशन की एरर हो गई। कैरी फॉरवर्ड में भी हो सकता है ना, कैरी फॉरवर्ड अगर हमने करा है तो कैरी फॉरवर्ड में हमने कुछ गलत अमाउंट कर दिया, तो दीज आर द एरर ऑफ कमीशन। अब आती है हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल।
एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है, हमने जो हमारे प्रिंसिपल्स थे उनको ही फॉलो नहीं किया है। जैसे रेवेन्यू को हमने किससे चार्ज कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थी उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर से चार्ज कर लिया। एक रेवेन्यू अकाउंट को करना था, जिसको करना था उसमें नहीं करा, दूसरे में कर दिया। हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा दिया। या फिर हम कहते हैं कि इनकरेक्ट एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। पोस्टिंग रेवेन्यू आइटम टू द न्यू रेवेन्यू रॉन्ग रेवेन्यू अकाउंट हो गया। या फिर जैसे एक्सेस या इनएडुकेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या तो कम हमने लगा दिया या ज़्यादा डेप्रिसिएशन प्रोविजन लगा दिया। ये भी प्रिंसिपल की एरर है, जितना हमें लगाना चाहिए था हमने उससे उतना नहीं लगाया, ज़्यादा लगाया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का हमने कुछ अलग ट्रीटमेंट कर दिया। तो जो भी हमारे प्रिंसिपल्स अगर हम नहीं फॉलो करते हैं और गलतियां करते हैं, दैट आर द एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद आती है हमारी कंपनसेटरी एरर्स। कंपनसेटरी एरर्स का मतलब है, नेम सजेस्ट कि कंपनसेट हो गई हैं वो, तो ट्रायल बैलेंस से पता ही नहीं चलता, तो उनको देखने के लिए भी बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। जैसे सपोज हमें एक अकाउंट में मोहन के अकाउंट में 100 रुपीज़ क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या करा, रोहन के अकाउंट में 100 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया वहाँ। तो ये क्या हो गई, कंपनसेट हो गई, एंट्री कंपनसेट होगी। इससे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, बट एरर तो रहेगी ना। तो ये हमारी कुछ एरर्स हो गई। अब इसके बाद फ्रॉड की भी बात आती है कि फ्रॉड कौन कौन से होते हैं। जैसे एम्बेजलमेंट, कैश का गबन हो गया है ना, रोकड़ गबन हम इसको कहते हैं, रोकड़ गबन। गुड्स का गबन हो गया, ये होता है, ठीक है। माल का गबन कहते हैं इसे, माल का गबन हमने कर लिया है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स जो है हमारे लेखों को हमने अलग तरह से मैनिपुलेट कर लिया है। और दूसरे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर, ये अलग तरह के, जनरली इनको गबन की श्रेणी में ऐसे नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी है। तो गबन का मतलब क्या होता है, गबन का मतलब है मिस यूज करना या उसे चुरा लेना। तो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश में क्या हो गया, जैसे चोरी कर लेना है ना, थेफ्ट, कैश का थेफ्ट कर लेना। या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हमारे, जैसे चेक हुआ, तो इनको हमने चुरा लिया। किसने चुरा लिया, हमने नहीं। पेमेंट मेड टू फिक्टिशियस क्रेडिटर, पेमेंट टू फिक्टिशियस, पेमेंट ऑफ फिक्टिशियस, फिक्टिशियस मतलब जो है ही नहीं, जो क्रेडिटर है ही नहीं उनको हमने पेमेंट शो कर दी, या जो लेबर नहीं है उनको हमने वेजेस शो कर दी, दिखा दी। सेल्स के रिकॉर्ड ओमिट करना, ओमिट द सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड को ओमिट कर दिया। तो यहाँ से भी क्या हो गया, हमारी सेल्स रिकॉर्ड ओमिट कर दिया, वहां से जो कैश आया वो हमने कैश रख लिया। दैट मीन्स सीधा सीधा है कि जहां हम कैश हमारे पास आ रहा है बट हम उसको एंट्री में नहीं शो कर रहे हैं, वो हमारा कैश, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश है। इसमें ट्रांजेक्शन बहुत सारे कुछ भी आ सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है, माइंड अप्लाई करना है, थोड़ा सा एप्लीकेशन देखनी है कि क्या कैश इन्वॉल्व हो रहा है और कैश क्या हमने इसमें से निकाला है, तो दैट इज एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। फिर आता है हमारा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन करना। जैसे अब जैसे हमने चोरी कर ली स्टॉक में से, गुड्स की ही थेफ्ट कर ली। या इशूइंग फिक्टिशियस क्रेडिट नोट टू द कस्टमर, कस्टमर को हमने गुड्स बेचे हैं और उसका एक नोट, फिक्टिशियस नोट यानी कि वो जो है ही नहीं, फिक्टिशियस मतलब जो है ही नहीं, वो हमने उसको इशू कर दिया। और ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब है जब कस्टमर में और जो एम्प्लॉयज़ है उसमें कुछ साठ गांठ चल रही हो। गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना, कंपनी के गुड्स को यूज़ करना, या हम एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो गुड्स हैं उसके स्टॉक में जो गुड्स रहते हैं। या परचेज रिटर्न में फ्रॉड करना, या सेल्स रिटर्न में गलत एंट्री करना, तो ये सारे आते हैं हमारे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अच्छा, ये जो होते हैं हमारे कैश और गुड्स, ये हमारे जो हमारे लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो करते हैं जर्नली, है ना। लोअर लेवल, सॉरी, लोअर लेवल एम्प्लॉय जो होते हैं वो करते हैं। अब आती है हमारी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। जो मैनिपुलेशन ऑफ जो अकाउंट होता है वो हमारे हाई ऑफिशियल करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट को या तो इंक्रीज शो करना या डिक्रीज शो करना। अब इंक्रीज क्यों शो करेंगे हम, इंक्रीज शो करेंगे हम टू अर्न मोर कमीशन। अगर हमने प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया है, सेल्स ज़्यादा दिखाई है तो कमीशन ज़्यादा मिलेगा।
ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस हम अर्न कर सकते हैं, या फिर जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। टू एंजॉय बेटर रेपुटेशन, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी की रेपुटेशन होगी कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं अकाउंट्स का मैनिपुलेशन ये हायर ऑफिशियल्स द्वारा किए जाते हैं। प्रॉफिट को कम करके भी दिखाया जाता है टैक्स बचाने के लिए, या अगर प्रॉफिट कम हो जाता है तो लोगों को लगता है कि कंपनी थोड़ी सी डूब रही है या कुछ भी हो रहा है, लॉस में जा रही है, तो लोग जो उसके शेयर प्राइसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और बाद में वो लोग जिन्होंने इंटेंशनली शेयर प्राइसेस को कम किया है लो प्रॉफिट शो कर करके, तो वो शेयर को कम रेट में परचेज कर लेते हैं, बाद में उसको फिर जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सेल कर देते हैं। क्लियर? तो ये होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, बट इट इज डन जनरली बाय द हायर अथॉरिटीज। नाउ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स क्या होगा हमारा, जो कंपनी के एसेट्स हैं, जैसे कंपनी का फर्नीचर हुआ, कंपनी के कार हुए, उनको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना, या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर, जो भी हम जो कंपनी का कर्मचारी है, प्योन है, या जो वहाँ काम करता है उससे अपने पर्सनल काम कराना या अपने घर पे काम कराना, और जो उसकी पेमेंट हो रही है वो कहाँ से दे रहे हैं, हम कंपनी से दे रहे हैं, तो दिस इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ लेबर। अब देखो यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो एरर और शॉर्ट में से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, तो इसके लिए हमें ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अभी हमने बताया ऑफिस फर्नीचर को अगर हम डोमेस्टिकली यूज करते हैं तो दिस इज द एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं। परचेज अ मशीनरी ऑफ 5000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने क्या करा 5000 की मशीन परचेज करी लेकिन उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया है, परचेज अकाउंट में नहीं जाता, वो कहाँ जाता हमारा, ये क्या है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमने क्या डाल दिया इसको रेवेन्यू में डाल दिया, तो दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, रोहन अकाउंट वाज डेबिटेड विद 300 एंड मोहन अकाउंट इज क्रेडिट विद 300, ये क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, तो दिस इज कंपनसेटरी एरर। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, कौन सा ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, इट इज मेन ऑब्जेक्टिव और सब्सिडी ऑब्जेक्टिव, अभी हमें बताया था प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, और ये है हमारा सब्सिडी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट आर जनरली डन बाय, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन करता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट या मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, जनरली मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट इज एन ऑडिटर इज वॉचडॉग, ब्लडहाउंड, ए एंड बी बोथ। ऑडिटर क्या है भाई, ऑडिटर एक वॉचडॉग है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है, कहीं भी आ जाता है। वॉचडॉग क्यों है, क्योंकि वो अकाउंटेंट्स जो अकाउंट्स बने हैं जो उनको दिए हैं वो उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है, ना कि उसको घुस घुस के उसमें डिटेक्ट करना है, उसे शंकालु नहीं होना है, उसे हर बार ये नहीं सोचना है कि कुछ गलती है तुम्हें गलती पकड़नी है, उन्हें क्या करना है, उन्हें ये देखना है कि अकाउंट्स आपको दिए हैं आपको लॉज के अकॉर्डिंग क्या ये सही है, वाउचर से आपको मैच करना है, क्या कंप्लीट है, सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, क्या जितने भी लॉज हैं हमारे उनको कंपाइल कर रहे हैं, तो उसको वो डिटेक्ट नहीं करने के लिए हम ये नहीं देते हैं, अकाउंट्स जो मेंटेन कर रहा है पर्सन उससे गलतियां हो जाती हैं, वो गलतियां बाद में पकड़ी जा सकती हैं, ऑडिटर पकड़ लेता है, बट यही प्रॉपर नहीं, मतलब दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑडिटिंग का कि आप गलतियां ढूंढवाओ, मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। तो इज अ वॉचडॉग है, कुछ देखता है तो भौंकता है, ऐसा नहीं है कि बिना देखे ही हर किसी पे शक करता है। पर्सनल ऑडिट इज वॉलंटरली कंपल्सरी ऑप्शन, पर्सनल ऑडिट क्या है हमारा, अगर कंपनी अपना ऑडिट कराती है ठीक है तो ये क्या है हमारा वॉलंटरी है, ठीक है। कंटिन्यूस ऑडिट इज यूजफुल फॉर, कंटिन्यूस ऑडिट किसके लिए यूजफुल है, दिस इज यूजफुल फॉर बिग कंसर्न। कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, पूरे साल ऑडिट चलता रहता है। देखो अगर हमारा काम छोटा है तो हमें पूरे साल ऑडिटिंग की जरूरत ही नहीं है, अगर हमारा काम बड़ा है, हमारी कंसर्न बड़ी है, ट्रांजेक्शन्स बड़ी हो रही हैं, तब हमें ऑडिटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो दिस इज बिग कंसर्न। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, अगर इंटरनल चेक नहीं है
तो कौन सा ऐसा ऑडिट है जो हमें लगाना चाहिए, ठीक है, दैट इज कंटिन्यूअस ऑडिट। देखो इंटरनल चेक क्या होता है, सारी एंट्रीज फ्रॉड वगैरह जो गलतियां होती हैं अपने आप चेक होती रहती हैं, तो हमें कंटिन्यूअस ऑडिट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर इंटरनल चेक हमारा प्रॉपर नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट को लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडर इंटेंसिव चेकिंग। इंटेंसिव चेकिंग यानी कि बहुत गहनता से अगर हमें जांच करनी है तो ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन, स्पेसिफिक बुक अकाउंट्स आर एग्जामिन, नन ऑफ दिस। स्पेसिफिक बुक, इंटेंसिव का मतलब है तो कुछ बुक्स और उनको बहुत ही अच्छे से, स्पेसिफिक बुक को अंदर से बिल्कुल डेप्थ में चेक करना, तो दिस इज इंटेंसिव चेकिंग। नेक्स्ट इज बाय रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग क्या होती है, क्वेश्चन बच्चे, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वाइडर स्कोप होना चाहिए, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑडिट सब सारे होने चाहिए। बाय रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग से क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इंक्रीज होती हैं। बिजनेस की एक्सपेंसेस क्यों इंक्रीज होंगी, नहीं होंगी, बिजनेस एक्सपेंसेस रिमेन अनअफेक्टेड। अब देख लेते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस डिक्रीज होती हैं, डिक्रीज भी नहीं होती हैं, तो दे रिमेन अनअफेक्टेड। ऑडिट नोटबुक कंटेन, ऑडिट नोटबुक में क्या क्या होता है, वेरियस डेट ऑफ द डिफरेंसेस, डिटेल ऑफ द वर्क डन, नोट्स रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ऑल ऑफ द अबव। ऑडिट नोटबुक कौन होता है, जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है, जब ऑडिटिंग कर रहा होता है वो कंसर्न की, तो बहुत सारी चीज़ें उसको लिखनी पड़ती है, तो वो अपनी नोटबुक में लिख देता है कि कौन सी डेट में क्या काम करा, कितना काम करा, डिटेल में हमने कितना काम करा। और कुछ चीज़ें जो उसको नहीं समझ में आती हैं, जहाँ उसे डाउटफुल होता है, तो वो क्या करता है, उनकी एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन के लिए उनको लिख ले देता है कि ये हम पूछ लेंगे कि ये है क्या। सो ऑडिट नोटबुक में क्या होता है, सारी ही चीज़ें होती हैं। इंटरनल चेक इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ, इंटरनल चेक किसका पार्ट है, क्या इंटरनल ऑडिट का पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल, एनुअल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के हमारे दो पार्ट हैं, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। क्लियर। ऑडिट प्रोग्राम इम्प्लाइज प्लानिंग ऑफ ऑडिट वर्क बाय, ऑडिट प्रोग्राम इम्प्लाइज प्लानिंग, कौन करता है ऑडिट, जो प्रोग्राम होता है उसकी प्लानिंग क्या करता है, ऑडिटिंग जो स्टाफ होता है वो करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर करता है, अकाउंटिंग स्टाफ करता है, ये कोई भी नहीं करता। ऑब्वियसली ऑडिट प्रोग्राम है तो ऑडिट स्टाफ ही क्या रहेगा ना, जो प्रोग्राम बनाएगा वो कौन बनाएगा, ऑडिट स्टाफ बनाएगा। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम जो हमने कार्यक्रम बनाया है ऑडिटिंग के लिए, ऑडिटर क्या करता है, उसे ऑडिट करना पड़ता है कि पहले क्या करना है, तो एक पूरा प्रोग्राम बनाता है वो अपना, तो वो कैसा होना चाहिए, वो रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि जब ऑडिटर एक फर्म होती है ऑडिटिंग की, तो एम्प्लॉय जो होते हैं, जो फर्म के एम्प्लॉयज होते हैं, दो तीन जो ऑडिटर्स होते हैं वो आके काम करते हैं, तो उनको लिखा हुआ मिलेगा कि हमें कैसे कैसे शुरुआत करनी है, क्या क्या करना है, तो वो उस रिटर्न जो प्रोग्राम है उसके बेसिस पे आगे जो वर्क है उसको प्रोग्रेस मिलाते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक रिड्यूस टू द ग्रेट एक्सटेंट, work of the auditor, liability of the auditor, neither work nor the liability, both work and liability of the auditor। गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक है भाई, देखो काम कम हो सकता है लेकिन लायबिलिटी कम नहीं होगी, काम कम हो जाएगा क्योंकि ऑडिटर को पता है बहुत अच्छा इंटरनल चेक है, तो वो थोड़ा सा रिलाई कर सकता है। तो अब ऐसा नहीं है उसको रैंडमली जहाँ टेस्ट चेक लगाने थे 50 ट्रांजेक्शन पे, अब वो 25 पे लगा सकता है क्योंकि उसको पता है कि जो इंटरनल चेक है वो बहुत अच्छा है। सो द वर्क ऑफ द ऑडिटर कम हो जाता है, लायबिलिटी कभी भी कम नहीं होगी। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग वर्किंग पेपर, ये हमारे कुछ वर्किंग पेपर्स हैं, जैसे ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट फाइल, ऑडिट नोटबुक। तो इनका एक करेक्ट सीक्वेंस क्या है, देखो सबसे पहले आती है हमारी, पहले हम क्या बनाएंगे, ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, तो दिस इज द फर्स्ट 3। फिर क्या करेंगे, ऑडिट नोटबुक बनेगी, फिर ऑडिट फाइल बनेगी और फिर ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। तो हमारा क्या है 3, 4,
2 1 3 4 2 1 so correct answer is 1 which of the following has a broader scope बड़ा किसका स्कोप है इंटरनल चेकिंग ज़्यादा वाइड है इंटरनल कंट्रोल ज़्यादा वाइड है इंटरनल ऑडिट ज़्यादा वाइड है ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल जो है उसका स्कोप ज़्यादा वाइड है देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि कौन सी ऐसी इसमें सिस्टम है जिसमें पहले जो काम होता है वो सब में डिवाइड होता है दैट इज इंटरनल चेकिंग देखो इंटरनल चेकिंग क्या होती है कंपनीज में जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं इंटरनल चेक किसका पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है तो जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उस काम को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन से ऑटो चेक हो जाता है तो वहाँ एरर्स और जो हमारी फ्रॉड्स होती हैं उनकी गुंजाइशें कम हो जाती हैं क्लियर Which type of employees of the firm are appointed as the internal auditor? अब internal auditor को अपॉइंट करना है तो किस तरह के एम्प्लॉयज को हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं those related to book of account देखो अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहा है और ये ऑडिटर भी है तो ये फ्रॉड कर सकता है गुंजाइश है क्योंकि अपने बुक्स प्रिपेयर कर रहा है और उनको छुपाने के लिए ऑडिट भी कर रहा है तो कभी भी एरर्स या फ्रॉड जो भी करेगा वो लाइमलाइट में तो आएंगे ही नहीं तो ये पर्सन तो राइट पर्सन नहीं है दोज नॉट रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है जो बुक्स के अकाउंट से रिलेटेड नहीं है वो अपॉइंट हो सकते हैं बट आगे हम देख लेते हैं दोज नॉट रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट बट आर वर्स इन द अकाउंटिंग एंड ऑनेस्ट ये बिल्कुल ठीक है उसको अकाउंट्स नहीं आता लेकिन एक ऑडिटर को अकाउंट्स तो आना चाहिए ठीक है तो नॉट रिलेटेड यानी कि उसको अकाउंट्स आता ही नहीं है तभी वो रिलेटेड नहीं है अब यहाँ क्या है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड नहीं है बट उसको अकाउंटिंग आती है और वो ऑनेस्ट भी है तो दिस इज द राइट पर्सन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा to find out errors and fraud, to examine account, to distribute duties of employees, to verify assets. नहीं देखो ये सिस्टम है ये तो प्रोसेस हो गई कि हमने ड्यूटीज को एम्प्लॉयज को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया वर्क को अकाउंट को एग्जामिन करना इसका काम नहीं है वो ऑडिटर का काम है वेरीफाई एसेट करना भी इसका काम नहीं है इंटरनल चेक का सीधा सीधा काम क्या है एंट्रीज को चेक करना ताकि फ्रॉड और एरर्स ना हो तो दिस इज first answer to find out the errors and the fraud next come which of the following is not the advantage of internal check के advantage कौन नहीं है decrease in the error and fraud decrease तो होते हैं ठीक है तो ये तो है increase in the efficiency obviously decrease होते हैं fraud errors तो यहाँ पर increase efficiency भी increase होती है delays in the preparation of final accounts अब डिले क्यों हो गया जब इंटरनल चेक है और अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं चेक भी हो रहे हैं एक दूसरे से एरर्स भी नहीं है फ्रॉड भी नहीं है तो हमारे अकाउंट्स जल्दी प्रिपेयर हो जाने चाहिए ये डाउटफुल है प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क ऑब्वियसली हमारा जो काम है वो अच्छी तरह से परफॉर्म भी हो रहा है सो ये एडवांटेज नहीं है हमारी डिलेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज इंस्टॉल्ड बाय कौन इंस्टॉल करता है इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम गवर्नमेंट इंस्टॉल करती है नहीं भाई मैनेजमेंट हाँ मैनेजमेंट करता है शेयर होल्डर नहीं करते ऑल ऑफ द अबव जब गवर्नमेंट नहीं करती तो दिस इज द राइट देखो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाता है ताकि कंसर्न में फ्रॉड वगैरह ना हो द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ परचेज इज परचेज अगर हम करते हैं देखो जब परचेज में फ्रॉड होते हैं तो चेक कैसे होता है तो परचेजेस करने का जो एक प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमें बेस्ट गुड परचेज करने हैं देखो बेस्ट गुड और हम बहुत हाई प्राइसेस पे परचेज कर रहे हैं जिसके हमें हो सकता है ज़्यादा इतने बेस्ट प्रोडक्ट की ज़रूरत ही ना हो तो क्यों परचेज कर रहे हैं और बेस्ट क्या है बेस्ट आज जो बेस्ट है वो शाम तक बेस्ट ना रहे तो हम ये नहीं कह सकते हमें बेस्ट गुड परचेज करने चीपेस्ट गुड अब सस्ते से सस्ता ले आओ तो क्वालिटी बहुत डिटोरिएट हो जाएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर परचेजेस करनी है तो बहुत सस्ती करनी है क्लियर द बेस्ट एंड द चीपेस्ट तो अब हमें क्या करना है एक ट्रेड ऑफ देखना है कि हमें उस प्राइस में बेस्ट मिल जाए दैट इज हमें प्राइस भी कंसर्न देखना है और बेस्ट भी देखना है तो परचेजेस जनरली जब परचेजेस में फ्रॉड होता है तो वो क्या होता है बहुत दिखा देते हैं या तो सस्ते गुड्स दिखा देते हैं और उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे दिखा देते हैं वहाँ से कैश का गबन कर लेते हैं और इसमें भी ऐसा होता है बेस्ट गुड दिखा देते हैं बहुत ही हायर प्राइसेस पे तो जब भी परचेज होती हैं तो हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना है कि हमें अच्छे गुड्स चाहिए बट एक चीपेस्ट प्राइस पे चाहिए तो एक ट्रेड ऑफ करना है
कि थोड़ा सा यहाँ से ऐसे चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ से बढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ जाएगा, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमें उस तरह से इसको परचेज करना है। सो दिस इज द आंसर। Vouching refers to examination of entries made in the account books with the document on the basis of which they has been written। ये एक डेफिनेशन है हमारी वाउचिंग की। तो ये हमारी डेफिनेशन किसने दी है? द डेफिनेशन इज गिवन बाय लॉरेंस आर डिक्सी। देखो डेफिनेशन को कीवर्ड से हमेशा याद करो। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि हर डेफिनेशन के 2-3 कीवर्ड्स ऑथर के आगे ही लिख लो और फिर उसको ऑथर और कीवर्ड्स के साथ पढ़ो, तो ये हमारी याद हो जाएंगी हमें। नाउ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग इज, ऑडिटिंग की बैकबोन क्या है भाई? दिस इज वाउचिंग। ये तो याद ही कर लो, बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग इज वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है हमारा? प्रमाणन, है ना? प्रमाणन करना, यानी कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उनको ये देखना कि क्या वाकई में ट्रांजैक्शन हुई है, तो उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उनसे ट्रांजैक्शन का मिलान करना, दैट इज वाउचिंग। अब अगर ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन वाउचर्स नहीं है, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? वो फ्रॉड हो सकती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। नाउ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी एंटर्ड इन। जो हमारे कस्टमर से गुड्स आए हैं उनकी एंट्री कहाँ कहाँ होती है? स्टॉक अकाउंट में होती है। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा स्टॉक होता है वो बढ़ जाता है, ऑब्वियसली होनी चाहिए क्योंकि वापस आ रहा है तो स्टॉक में फिर से आ गया। अब रिटर्न क्या आ रही है? हमारी सेल्स रिटर्न हो रही है ना, कस्टमर वापस कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न बुक में भी हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए? बोथ ए और बी दोनों में होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है? फ्रॉड होता है। तो ये फ्रॉड चेक करने के लिए, क्योंकि गुड्स रिटर्न कर देते हैं उसकी एंट्री नहीं करते, ना तो स्टॉक में करते ना सेल्स रिटर्न बुक में करते हैं, और कैश किसी तरह से दे दिया जाता है। नाउ एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय। जो भी वाउचर्स होते हैं वो कौन साइन करता है? मैनेजर साइन करते हैं, अकाउंटेंट, रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। ऑब्वियसली हर जगह मैनेजर या हर जगह अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, क्लियर? तो उनको करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल चाहिए जो उस पर्टिकुलर जगह के हो। जैसे कैश का काम करे तो कैशियर हो गया, परचेज के लिए है तो हमने जो भी परचेज पर्सन दिया हुआ है वो करेगा, ठीक है? तो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल करेगा साइन वाउचर्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ वाउचिंग? नहीं, ऑडिटिंग वाउचिंग की बैकबोन नहीं है। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्वियसली ये क्या है हमारा? सही है। अभी हमने पढ़ा था वाउचिंग बैकबोन है ऑडिटिंग की। अब यही याद कर लो। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं तो इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। प्राइवेट ऑडिट इज कंडक्टेड इन प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट का मतलब क्या होता है? जो पर्सनली हम करा लेते हैं, हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमारे लिए नेसेसिटी नहीं है, बट स्टिल हम क्या करा रहे हैं? ऑडिटिंग करा रहे हैं, दैट इज प्राइवेट ऑडिट। तो क्या पार्टनरशिप फर्म कराती है, सोल ट्रेडर कराता है, प्राइवेट कंपनीज कराते हैं, स्टेट मैनेजर्स कराते हैं? देखो भाई ये क्या आ गया? हमारा वर्ड आ गया कंपनीज। या ये प्राइवेट कंपनी है या ये हमारी पब्लिक कंपनी है, बट हमारी कंपनी तो है ना। और कंपनी का क्या होता है? कंपलसरी होता है। तो इसको तो प्राइवेट ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो कंपलसरी कराना ही कराना है। तो अब क्या बचा हमारा? पार्टनरशिप बचा, सोल ट्रेडर बचा, स्टेट मैनेजर कौन है भाई? ये हमारी स्टेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी स्टेट्स जहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं या प्रॉफिट या लॉस ज़्यादा होते हैं, इनको मैनेज करना होता है, तो ये भी अपना ऑडिट करा सकते हैं, प्राइवेट ऑडिट। क्लियर? तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, दिस इज आवर आंसर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय कैग। कैग कौन सा होता है हमारा? ये सबसे बड़ा ऑडिटर होता है कंट्री का। तो गवर्नमेंट के अकाउंट्स, डिपार्टमेंट्स के अकाउंट, पीएसयूज वगैरह के अकाउंट जो ऑडिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट जो कराया जाता है वो कौन करता है? कैग करता है। अब कैग क्या है? कौन अपॉइंट करता है कैग को? कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन होती है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ये हमारी। दैट मीन्स इस कैग का जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दिया हुआ है कि एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा जो कि गवर्नमेंट का ऑडिट करेगा। और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, ऐसे हाई ऑफिशियल जो होते हैं जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही जिनका रेफरेंस होता है, उनका अपॉइंटमेंट जनरली सारे अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? ये इंटरनल ऑडिटर फॉर्म का है,
तो गवर्नमेंट करेगी ना करेगी भाई, शेयर होल्डर भी नहीं करते हैं, क्रेडिटर भी नहीं करते हैं, ऑब्वियसली मैनेजमेंट कंसर्न है अपने ऑडिट से रिलेटेड, तो इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, अब वर्किंग पेपर क्या होते हैं? जब ऑडिटर अपने काम करता है, ऑडिटिंग करता है, तो वो बहुत सारे पेपर्स बनाता है, उसने क्या देखा, उसने क्या काम किया, उसने क्या कंक्लूजन्स निकाले या क्या उसको मिला, तो ये सारी चीज़ें अपने वर्किंग पेपर्स में रखता है, वो सारी चीज़ें कंपाइल करके, तो इसमें फाइल भी आ जाती हैं, उसके प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? ये भी केस था कि प्रॉपर्टी हमें ओनर को दे देनी चाहिए या ऑडिटर को के रखनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सारा काम ऑडिटर अपने लिए करता है ना, अपनी सुविधा के लिए करता है, तो हर ऑडिटर जब भी काम करेगा वो अपने वर्किंग पेपर अपने अलग अलग बनाएगा। तो वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। द सिलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन इज मेड फॉर टेस्ट चेकिंग। जब हम टेस्ट चेक करते हैं तो हम जो सिलेक्शन करते हैं ट्रांजेक्शन का, सपोज हमारी हजारों ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उसमें से कुछ कुछ उठाते हैं हम, तो वो किस बेसिस पे उठाते हैं? प्लान के अकॉर्डिंग उठाते हैं, ट्रेडिशन तो कुछ होता ही नहीं है, रैंडम उठाते हैं, या फ्यूचर स्ट्रेटेजी से। देखो कोई भी अगर हमें टेस्ट करना है, नाम ही आ गया ना टेस्ट चेक, टेस्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? रैंडमली चेक करेंगे। क्लियर? तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। इसमें अभी हमने सारे टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं, अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स बचते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बचते हैं, जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, बेल आइकन भी उसमें दबा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।